Good morning to all of you. Today, day 10 crash course of yours. Accounting equation is our main target, right? जिसे हम 3 दिन में करेंगे बेटा. अब 3 days आपकी लाइफ में अकाउंट्स में एक ही चीज चलनी चाहिए, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन फुल फ्लैश. आप किसी भी बुक से स्टडी करें, फिर डाउट्स पूछें. 3 days एटलीस्ट आपको एक टॉपिक को देने हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन. ठीक है, सबसे पहले इसके बेसिक्स पे आते हैं. क्या है आखिर इसका बेसिक? सर देखिए, हमने पढ़ा था ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में. एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या पढ़ा था हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अंदर? कि सर ऑल दी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ऑल दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, all the financial transactions have at least two effects. होते ही होते हैं, कुछ भी हो जाए, two effects होंगे ही होंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है. राइट? इज इट क्लियर? ये तो क्लियर होना चाहिए सबको. डबल एंट्री सिस्टम में भी हमने ये चीज पढ़ी, और अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू या ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के थ्रू हमने ये भी प्रूव किया था कि असेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज. आप कुछ भी कर लीजिए, असेट हमेशा लायबिलिटीज के इक्विवेलेंट ही रहेंगी. फिर हमने इसको चेंज करके क्या डिसाइड किया कि सर इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझें, तो असेट विल बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. वाई सो सर? अब आपने चेंज क्यों किया सर? बिकॉज देखिए, लायबिलिटी वो है जिसका पेमेंट आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में करना ही करना है. राइट बच्चों? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म. बट इफ यू टॉक अबाउट कैपिटल, इट इज आवर परमानेंट लायबिलिटी. कैपिटल इज आवर परमानेंट लायबिलिटी. तो दैट्स व्हाई हमने इसको क्या किया, अलग से शो कर दिया, क्योंकि इसका पेमेंट कब करेगा बिजनेस? जब बिजनेस वाइंड अप होगा. एंड एज पर द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, a fair business remains continue for a very long term period, infinite time period हम कहते हैं, right? So now proceeding further, for the full flash question, we should discuss few points with individual effect. अब आज की क्लास में हमारा पहला टारगेट यही होना चाहिए कि सर हम इंडिविजुअल समझें कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए, तो आफ्टर द क्लास भी आपके मन में भी कोई ट्रांजैक्शन आता है, तो आप पूछ सकते हैं कि सर सपोज दुकान में आग लग गई, या सर कैश चोरी हो गया, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर. यू कैन आस्क. लेकिन प्लीज, हर साल हमें एक दो बच्चे ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं सर, जर्नल में स्पेशली, सर है ना, जो गुड्स थे वो चूहा खा गया, सर का क्या अकाउंटिंग ट्रीट होगा? ओके, यू कैन आस्क. बट कहीं ना कहीं देखिए, कुछ रियलिस्टिक, अपने मन से नहीं कि कुछ भी बना दिया. ठीक है, लगे कि हाँ सर बिजनेस में सच में ऐसा हो सकता है, तो बिंदास आप उसके डाउट्स क्रिएट कर सकते हैं. बट बिफोर योर डाउट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू पॉइंट्स. ठीक है, आज की क्लास में अराउंड 25 पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं कि सेपरेट सेपरेट अगर ऐसा ट्रांजैक्शन आ जाए, लाइक बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, एक सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक है. और ये कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना एक बच्चा तो ऐसा होता है जिसको बेसिक भी अच्छे से नहीं आता, लेकिन इस क्लास को अटेंड करने के बाद वो कहेगा सर नाउ आई एम वेरी मच क्लियर विद द कांसेप्ट ऑफ अकाउंट्स. अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश ऑफ 20,000, अब हमें ये बताना है कि इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट आएगा. आपको डबल हिसाब से सोचना है. सबसे पहले बिजनेस में कैश आया, कैश बिजनेस की क्या होती है बच्चों? असेट. तो सर असेट साइड में हमने एक कॉलम क्रिएट किया जिसका नाम कैश, और सर बिजनेस में जो भी लगाते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं. ये लीजिए सर, कैपिटल में भी इंपैक्ट आ जाएगा. सर दोनों प्लस हो जाएंगे, कितने रुपीस से? +20,000, +20,000. और सर लायबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं आया, बीच में जीरो. दोनों साइड का टोटल अगर इक्वल है, ये हमेशा ध्यान रखना. बच्चे क्या करते हैं, जब फुल फ्लैश पेपर में आपको 5 to 6 पॉइंट्स मिलते हैं, अब बच्चा क्या करता है, कर तो देता है 5 to 6 पॉइंट्स, लेकिन इस पे फोकस करता है कि क्या दोनों साइड का आंसर इक्वल आ रहा है. नहीं आ रहा तो आप खुद ही क्रॉस कर दीजिए, बाद में टीचर करेगा, मिलना कुछ नहीं है. जितने पॉइंट्स करेक्ट होंगे केवल उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे. ओके,
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिजनेस स्टार्टेड विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख इंक्लूडिंग ₹2 लाख ऑफ फर्नीचर। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बच्चों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि सर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, अब 10 लाख के साथ वो 2 लाख अलग से समझते हैं, जबकि एक वर्ड लिखा है इंक्लूडिंग। क्या मतलब है इंक्लूडिंग का, जरा दिमाग लगाइए। सर बिजनेस में हमने टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीस का किया है, जिसमें 2 लाख रुपीस हमने फर्नीचर भी लगाया, अपने घर का फर्नीचर या कहीं से भी। आपने बिजनेस में ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्ट किया 10 लाख, तो कैपिटल तो 10 लाख आएगा, लेकिन असेट साइड में कौन कौन से दो हेडिंग क्रिएट होने चाहिए। अभी हम सब पॉइंट्स को सेपरेट सेपरेट समझ रहे हैं बच्चों, डोंट मिक्स इट, लेकिन बाद में हमें करना एक साथ ही है, कंबाइंड। सर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग असेट साइड में दो चीजें आ रही हैं, कैश एंड फर्नीचर। सर कैश प्लस हो रहा है कितने रुपीस से, 8 लाख रुपीस। टोटल आपने कैपिटल कितना लगाया, देखिए पहले लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी में 0, कैपिटल में टोटल 10 लाख रुपीस। अब 10 लाख में से 2 लाख रुपीस किस चीज का लगाया आपने, फर्नीचर। तो लक्ष्मी माता कितनी लगाई, लक्ष्मी जी कितनी आई, सर 8 लाख रुपीस। इज इट ओके? टोटल तो 10 लाख ही है बेटा, आप देखिए 10 लाख में से 2 लाख का फर्नीचर, 8 लाख रुपीस कैश, फिनिश, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप क्या देख रहे हैं, आपको कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो सर इसके दो इंपैक्ट क्या क्या होंगे, वेरी इजी सर। एक इंपैक्ट आएगा इसका कैश के अंदर और एक इंपैक्ट आएगा बैंक के अंदर। अभी से एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं मैं, एक डाउट जो बच्चों को आता है, सर कैपिटल में कब कब क्या क्या आएगा। अगर आपके बिजनेस में कभी भी आपको प्रॉफिट होगा, अब जरा चेक कीजिए, अब आप इस लेवल पर आ चुके हैं 11th में कि आप अपना दिमाग अच्छे से लगा सकते हैं। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो वहां हम क्या करते थे, एक साथ लास्ट में नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस करते थे। बट अभी हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, सर अकाउंटिंग इक्वेशन, कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आएगा। और ये केवल आपको वैसे क्रॉस चेक के लिए, एक बेस पूरा दिमाग में कंठस्थ करने के लिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए, असेट साइड का और लायबिलिटी साइड का टोटल इक्वल आएगा ही आएगा। तभी तो बैलेंस शीट में भी टोटल इक्वल आता है, और अगर नहीं आता इट मींस आपने मिस्टेक की है, हमने नहीं की है, सिंपल। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जब भी प्रॉफिट होगा, जब भी उसको सेम टाइम प्लस कर देंगे, और जब भी कोई एक्सपेंस आ जाए या लॉस हो जाए, उसको सेम टाइम क्या कर देंगे बच्चों, हम माइनस कर देंगे। और ना प्रॉफिट है ना लॉस है तो भैया कैपिटल में नहीं आएगा। फिर सीधी सी बात, वो सारी चीजें जिससे आपकी कैपिटल पे इंपैक्ट आता है, आपको कैपिटल में दिखाना होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर हमने कैश डिपॉजिट किया, बैंक कॉलम क्या हो जाएगा सर, बैंक कॉलम क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। बैंक कॉलम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा, क्योंकि बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। और कैश कॉलम माइनस हो जाएगा, वेरी इजी। इससे इजी हम नहीं पढ़ा सकते मेरे हिसाब से। और स्टार्टिंग है, डेफिनेटली लेवल आज आज के अंदर इंक्रीज करना है हमें, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 2 क्लासेस कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट देखिए, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। सर हमने अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाले, कोई टेंशन नहीं है सर। सर इसमें कैपिटल का तो कोई रोल ही नहीं है, लायबिलिटी का भी रोल नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे डैश भी कर सकते हैं, डैश, इट इज अप टू यू। आप चाहें तो यहाँ पर नील भी लिख सकते हैं, नील, नील। और असेट साइड में दो कॉलम्स पे इफेक्ट आएगा सर, एक तो कैश, क्योंकि कैश भी हमारी एसेट है, और बैंक। आपको ये चेक करना है, तय करना है कि कौन कौन से हेडिंग्स ओपन किए जाएंगे असेट में या लायबिलिटी में। अब ये बात हमेशा ध्यान रखना, हेडिंग्स या तो एसेट के ओपन होंगे या लायबिलिटीज के ओपन होंगे। जिंदगी में कभी भी एक्सपेंस आ जाए ट्रांजैक्शन के अंदर, प्रॉफिट्स आ जाए, अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। अकाउंट कैन नॉट बी ओपन, अकाउंट कैन नॉट बी ओपन फॉर expenses
ऑब्लिक प्रॉफिट्स। मतलब अकाउंट्स केवल किसके लिए ओपन होंगे, या तो असेट या लायबिलिटी। तो इस पॉइंट का आंसर चेक करते हैं बच्चों, अपने बैंक से पैसे निकाले, आपके पास कैश आ रहा है, बिजनेस के हिसाब से सोच के देखिए, बिजनेस में कैश आ रहा है और बैंक कॉलम माइनस हो रहा है, इस साइड का भी इंपैक्ट क्या रहा, जीरो, इस साइड का भी इंपैक्ट क्या रहा, जीरो। प्रूव हो गया कि हमने सही किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। सर हमने फिर से बैंक से पैसा निकाला, बट दिस टाइम फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज बोले तो ड्रॉइंग्स, पर्सनल यूज बोले तो ड्रॉइंग्स। इट मीन सर पहला इंपैक्ट ये तो कंफर्म है सर, हमने बैंक से पैसा निकाला है, तो बैंक कॉलम क्या होगा, माइनस। भाई ये तो कंफर्म है सर, और बैंक हमारी एसेट है, अब या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। और सर पर्सनल यूज मींस व्हाट, पर्सनल यूज मींस ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स का अलग से तो कॉलम ओपन हो ही नहीं सकता। हाँ ये बात जरूर है कि ड्राइंग्स किस में से माइनस होती है, कैपिटल में से। तो आइए आंसर कर देते हैं, बैंक कॉलम 2000 से माइनस किया एंड कैपिटल भी 2000 से माइनस किया, डन। बच्चों मेरे पास बैठा है भानु, और भानु को आ रहा है डाउट। भानु कह रहा है कैश हमारे पास आ रहा है, और ये आंसर बिल्कुल गलत है। कैश हमारे पास बिल्कुल नहीं आ रहा है, कैश घर पे जा रहा है। बिजनेस में कहां आ रहा है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि सर बिजनेसमैन बिजनेस दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, देखिए अभी पैसेंजर ट्रेन चला रहा हूं मैं, क्योंकि अगर स्पीड पे चलाया तो कई बच्चे गिर सकते हैं। सभी बच्चे गेट पे खड़े हैं एकदम केयरफुली, है ना, तो गिरना नहीं है ना, स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे। फिर भले एक्सप्रेस चल जाए, शताब्दी एक्सप्रेस चल जाए, आप भले ट्रेन के वो कंपार्टमेंट के गेट पे खड़े हैं, तो भी आप गिरेंगे नहीं, इतने नॉलेजेबल आप बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मिक्स नहीं करना हमें यहाँ पर, ये मतलब ध्यान रखना है कि अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, इट मींस बिजनेस में 1 रुपए भी नहीं आ रहा, घर पे जा रहा है। नेक्स्ट देखिए कॉम्बो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 1000, 50% फॉर पर्सनल यूज एंड रिमेनिंग फॉर ऑफिशियल यूज। ये बात कंफर्म है कि बैंक से पैसे निकाले, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 इफेक्ट आने चाहिए सर। कुछ पैसा, मतलब बैंक से पैसा निकाला है, बैंक कॉलम तो माइनस होगा ही होगा। कैश कुछ बिजनेस में आ रहा है और कुछ घर पे जा रहा है, जो घर पे जाएगा उसे तो हम ड्राइंग्स कहते हैं, और ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है। सबसे पहले सर बैंक कॉलम माइनस कर दिया जाए विद 1000 रुपीज, बैंक कॉलम हमने माइनस कर दिया। आधा पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला, इट मींस ड्राइंग्स, 500 ड्राइंग्स किया सर, कैपिटल में से ड्राइंग्स क्या हो जाती है हमेशा, सर माइनस हो जाती है, राइट। लायबिलिटी में नो इम्पैक्ट। सर बाकी रिमेनिंग पैसा हमने ऑफिशियल यूज के लिए निकाला, बिजनेस में कैश आता है तो कैश प्लस कर देते हैं। दोनों साइड का इंपैक्ट चेक कीजिए, यहां का नेट आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 500, यहां का आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 500। बोथ आर इक्वल, इक्वल है तो आप करेक्ट है, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। इक्वल नहीं है तो भले आप कितना भी नौटंकी कर लें, हम उस पॉइंट का आंसर आपको 0 देंगे। 6 मार्क्स का कंफर्म है, आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको तो डबल तरीके से प्रैक्टिस करनी है, एक तो नॉलेज के लिए, ताकि 12th में कभी भी आप फंसते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कंसेप्ट है, थीम है, ये अकाउंट्स में हमेशा हेल्प करेगी बेटा आपको, एज वेल एज 11th के पेपर में भी सपोर्ट करेगी। तो आपका तो रिवीजन भी हो रहा है, नॉलेज भी बेस इंक्रीज हो रहा है। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स परचेज किया। सर देखिए गुड्स परचेज किया है, सिंपल सी बात है, हमारे पास स्टॉक, गुड्स से रिलेटेड कुछ भी होता है तो अकाउंटिंग इक्वेशन के नजरिए से हम उसके लिए एक ही हेडिंग ओपन करते हैं, दैट इज स्टॉक। सर स्टॉक प्लस हो जाएगा, और सर कुछ नहीं लिखा, इट मींस ये कौन सा ट्रांजैक्शन माना जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन, राइट। और ना ये प्रॉफिट है ना ये लॉस है, ना लायबिलिटी में कुछ आएगा ना कैपिटल में कुछ आएगा। सर एक तरफ से स्टॉक प्लस हुआ
और दूसरी तरफ से जो हमारी पॉकेट में कैश था वो माइनस हो गया सर। गिव एंड टेक, गुड्स आ गया, पैसे चले गए, फिनिश। बताइए कहां टेंशन है? इधर का नेट इंपैक्ट जीरो, इधर का भी नेट इंपैक्ट जीरो। इट मींस जो मेन टेंशन था कि ये बीच वाला इज इक्वल टू का सिंबल प्रूव होना चाहिए, वो प्रूव हो गया। लेकिन सच कह रहा हूं, बहुत बुरा लगता है जब हम कॉपीज चेक करते हैं। किसी भी स्कूल में आज तक हमने पढ़ाया हो, एक ही मिस्टेक देखी कि बच्चा पॉइंट तो कर रहा है लेकिन इसको नजरअंदाज कर रहा है। वो चेक ही नहीं कर रहा कि दोनों साइड का आंसर इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, और उसके मन में फीलिंग पता है क्या आ रही है? मैं सही हूं। तो बेटा तुम सही नहीं हो, तुम गधे हो, तुमने मिस्टेक किया है। हाँ, कुछ मजबूरी ये भी है कि सर क्या करें, आता ही नहीं है तो करना तो पड़ेगा। अब कुछ भी हमने तुक्का मार दिया तो इज इक्वल टू कैसे आएगा बराबर, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब हमने इंस्टेड ऑफ स्टॉक क्या परचेज किया? सर मशीन परचेज। तो सर क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं लिखा, इसे भी कौन सा ट्रांजैक्शन माना जाना चाहिए? Sir, cash transaction. If nothing is given in the question, we used to treat that this is a cash transaction. Sir, machine plus हो जाएगी, मशीन का कॉलम लिखा, मशीन का नाम, और उससे पहले कैश। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि मैंने पहले कैश लिखा और बाद में मशीन लिखा? Why? Can anybody raise your hand? Why I have written cash first and then machine later on? यस, एक मिनट रुकते हैं, चेक करते हैं उशान क्या कहना चाहता है। यस उशान, उशान तुम्हारा माइक बेटा सही नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम। क्या करें, कोई बात नहीं बेटा, मैं बताऊं क्यों। देखिए स्टार्टिंग में पूछता ना तो उस टाइम आप में से कोई बच्चा नहीं बता पाता। उससे मैंने कुछ बताया था हालांकि आपको स्टार्टिंग में, बट आप भूल गए। लेकिन आप सभी बच्चों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा है बेटा, पार्ट फर्स्ट। उसमें बैलेंस शीट से पहले मैंने आपको दो वर्ड्स यूज कराए थे। एक वर्ड स्टार्ट होता है जी से, एक वर्ड स्टार्ट होता है एम से। क्या कोई बता सकता है? बैलेंस शीट कराने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट वन, पहले ट्रेडिंग सिखाया आपको बहुत मेहनत करके, फिर P&L सिखाया, फिर बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट से पहले मैंने दो वर्ड सिखाए थे, वन स्टार्टेड विद जी, अनदर विद एम। क्या किसी को याद आया? किसी को भी नहीं? देखो बेटा हम पढ़ तो रहे लेकिन हम भूलते जा रहे हैं। आई डोंट नो कि हम खुद कितना कनेक्ट हो रहे हैं सब्जेक्ट से। कनेक्ट आपको अपने लिए होना चाहिए सच में। द नेम इज ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। याद कीजिए ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग हमने पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटर हमेशा अपने अकाउंट्स मेंटेन करते समय सबसे पहले कौन सी एसेट रखता है, शो करता है? करंट एसेट देन फिक्स एसेट। याद कीजिए बैलेंस शीट के अंदर। तो जब भी लाइफ में आप 11th पढ़े या 12th पढ़े, अगर आप सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप के हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो हमेशा हमें पहले कौन सी एसेट लिखनी चाहिए? करंट एसेट देन फिक्स एसेट। इज इट ओके स्टूडेंट्स? अब तो नहीं भूलोगे आप, ये चीज याद रखनी चाहिए बेटा आपको। खैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फिर से जब रिवीजन होगा हम फिर से बताएंगे आपको, राइट। अगर आप पहले मशीन लिख देंगे कैश बार में, एज सच हो सकता है एग्जामिनर नंबर नहीं काटे, बट देखिए तरीका तो थोड़ा गलत है, पहले करंट एसेट देन फिक्स एसेट। ठीक है, तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? सर मशीन प्लस हो जाएगा और कैश माइनस हो जाएगा। वेरी इजी। अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं बेटा, जहां डाउट आए बिंदास यू कैन आस्क अगेन, राइट। इधर का भी आंसर जीरो, इधर का भी आंसर जीरो, प्रूव हो गया। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए। सर किसी पर्सन का नाम आ जाए इट मींस उसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं सर। कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमने कैश परचेज किया। इज इट ओके? इज इट ओके स्टूडेंट्स? सर क्रेडिट परचेज किया तो क्या हुआ? स्टॉक तो खरीदा है, स्टॉक जब भी परचेज करेंगे स्टॉक प्लस हो जाएगा। एज वेल एज उधार खरीदा है, उधार किससे खरीदते हैं? सर क्रेडिटर से परचेज करते हैं। इट्स गुड, स्टॉक भी प्लस हुआ 8000 से और क्रेडिटर्स भी प्लस हो गया। एंड सपोज आफ्टर फ्यू डेज हमने पेमेंट कर दिया। लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा टास्क आ रहा है और इसका अलग से जो सॉल्यूशन मुझे आप में से भेजना चाहे, आई विल वेट, आई विल बी हैप्पी
कि आप मुझे उसका सॉल्यूशन भेज रहे हैं, पहले क्वेश्चन भी लिखना है और फिर उसका सॉल्यूशन लिखना है। आफ्टर फ्यू डेज we have paid rupees 7,920 to Mr. A in full and final settlement. ट्राई करना बच्चों, ट्राई करना, इसका आंसर क्या होगा अभी बिल्कुल नहीं बताना। आफ्टर फ्यू डेज जो मिस्टर ए जिनसे हमने गुड्स परचेज किया था, हमने इनको 7920 वापस दे दिया इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट आएगा ये आपको सोचना है। आइए अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर सी 4,000, पेड 40% अमाउंट इन कैश एंड रिमेनिंग थ्रू चेक। देखिए पेपर में इस टाइप के पॉइंट्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्टॉक परचेज किया, ये लीजिए स्टॉक, थोड़ा सा आगे लिखा है, रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। कुछ पेमेंट हमने कैश कर दिया तो सर कैश रिड्यूस हो जाएगा। देखिए मैं जो भी हेडिंग लिख रहा हूं, ये जो भी हेडिंग, ये सब या तो असेट होंगे या हमारी लायबिलिटीज होंगे। एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीजें नहीं आती, इनके अकाउंट ओपन नहीं होते, या तो ये कैपिटल में प्लस हो जाते हैं या माइनस हो जाते हैं। आपने स्टॉक परचेज किया, हाउ मच रुपीज सर 4,000 रुपीज। स्टॉक 4,000 से क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, राइट। 40% अमाउंट आपने कैश दे दिया, 4,000 का 40% सर 1600 कैश माइनस हो गया, और रिमेनिंग जो कैश नहीं दिया सर इससे हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो चुके हैं। अगर आप उधार गुड्स खरीदते हैं तो आपके क्रेडिटर्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। कितने रुपीस के सर, देखिए 4,000 में से 1600 दे दिया तो कितना नहीं दिया, कितना नहीं दिया बच्चों बताइए सर, 2400 नहीं दिया। तो 2400 से हमारे क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, इंक्रीज। ओ सॉरी, इसमें लिखा है रिमेनिंग पेमेंट हमने चेक से किया। रिमेनिंग पेमेंट हमने किससे किया स्टूडेंट्स, चेक से। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। इट मींस हमें एक और कॉलम असेट साइड में ही ओपन करना पड़ेगा जिसका नाम है बैंक। अब देखा जाए तो पहले कैश आना चाहिए, फिर बैंक, फिर स्टॉक, बट इतना चलता है बेटा, इट्स ओके। इट मींस 4,000 में से हमने 1600 का पेमेंट किससे किया बच्चों, कैश। तो कैश क्या हो गया माइनस, रिमेनिंग पेमेंट आपने किससे किया, चेक से, तो बैंक कॉलम भी क्या हो गया माइनस। ना लायबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट पड़ा, ना कैपिटल पे कोई इंपैक्ट पड़ा। अब चेक कीजिए दोनों साइड का आंसर 0 आ रहा है। इट मींस आप करेक्ट है। चेक कर लीजिए बच्चों प्लीज, चेक कर लीजिए 4,000 प्लस, और दोनों माइनस की वैल्यूज को चेक करेंगे, दोनों माइनस की वैल्यूज भी 4,000, प्लस की वैल्यू भी 4,000, डन। नेक्स्ट देखिए गुड्स परचेज किया मिस्टर डी से 20,000 का, 60% अमाउंट इमीडिएटली दे दिया। इट मींस असेट साइड में कौन कौन से कॉलम ओपन होंगे सर, कैश तो होगा ही होगा, कैश पेमेंट किया है, स्टॉक भी होगा ही होगा, गुड्स परचेज किया है, लेकिन सर इस बार हमने फुल पेमेंट नहीं किया, तो लायबिलिटी साइड में हमें एक अलग से कॉलम क्रिएट करना पड़ा क्रेडिटर्स का, और असेट साइड में केवल 2 कॉलम, कैश एंड स्टॉक। आपको क्या सोचना होता है स्टूडेंट्स, जब आप क्वेश्चन करें तो दिमाग में एक ही चीज लानी है कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट कहां कहां आ रहा है, कौन कौन सी असेट और लायबिलिटीज पे इसका इंपैक्ट आ रहा है। सर सबसे पहले हमने गुड्स परचेज किया, स्टॉक 20,000 से प्लस हो गया सर 60% इमीडिएटली दे दिया, इमीडिएटली, तो 20,000 का 60% कैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हाउ मच रुपीज, 12,000 रुपीज, और रिमेनिंग 8,000 से आपके क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, क्योंकि सर हमने उधार परचेज किया है तो हमारी लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी, इंक्रीज, और कैपिटल पे क्या इंपैक्ट आएगा, 0। फिनिश। अब इसके बाद कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं जिसपे कैपिटल पे भी इंपैक्ट आएगा। नंबर 1 देखिए 12 नंबर पॉइंट, रेंट पेड थ्रू चेक। सर रेंट हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस के लिए कभी भी
सब हेडिंग अलग से नहीं आता बेटा। रेंट ना ही हमारी असेट है ना ही लायबिलिटी है, बट फिर भी इतना दुख होता है कि कई बार बच्चे यहाँ पर रेंट लिख देते हैं या लायबिलिटीज में यहाँ पर रेंट लिख देते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? जरा सोचिए, केवल और केवल हेडिंग्स किसके ऊपर होंगे? जो या तो आपकी असेट हो या आपकी लायबिलिटी हो। सर रेंट का पेमेंट किया है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस किस में से माइनस होता है? कैपिटल में से। और प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं, एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। सर पेमेंट हमने चेक से किया है, इट मींस असेट साइड में कौन से कॉलम पे इंपैक्ट आएगा? बैंक। और कैपिटल के अंदर कोई सब हेडिंग नहीं होता कभी भी। कैपिटल के नीचे कोई सब हेडिंग नहीं होता, कैपिटल अपने आप में सब कुछ है। ठीक है जी, तो सर कैसे करेंगे इसका आंसर? बैंक कॉलम माइनस कर देंगे 1800, और एक्सपेंस है तो कैपिटल भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 1800। चेक कीजिए, A इक्वल्स टू L प्लस C, दोनों साइड का आंसर इक्वल आ रहा है। इट मींस ये जो इज इक्वल टू वाली बात है मैथमेटिकली ये प्रूफ हो रही है। इज इट ओके स्टूडेंट्स? चले आगे बेटा, आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। गुड सोल्ड टू मिस्टर F 20,000। वंडरफुल वंडरफुल, मजेदार पॉइंट आ गया। यहां से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। हमने गुड सोल्ड किया मिस्टर F को कितने रुपीस का? 20,000। इट मींस ये बात तो कंफर्म है कि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है सर, नाम आ गया पर्सन का। इट मींस अकाउंटिंग एग्जामिनेशन ऐसा ही कहती है कि अगर किसी पर्सन का नाम आ गया इट मींस ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार बेचा है या उधार खरीदा है, कुछ भी है वो उधार है। 20,000 का गुड सोल्ड किया और इसकी कॉस्ट कितनी है? 16,000। हैप्पीनेस होगा या नहीं होगा? अंदर आप जरा सोच के देखिए। 4,000 का प्रॉफिट डायरेक्टली, भले उधार बेचा भले कैश में बेचा, प्रॉफिट प्रॉफिट है। एक्रूवल बेसिस, याद कीजिए एक्रूवल बेसिस। सर सबसे पहले एक बात तो क्लियर है कि हमारा स्टॉक माइनस हो रहा है। हमारा स्टॉक क्या हो रहा है बच्चों? माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस। और सर उधार, उधार किसको बेचते हैं? डेटर्स। और डेटर्स क्या है? हमारी असेट है सर, असेट। ये लीजिए, स्टॉक पे भी इंपैक्ट आएगा, डेटर्स पे भी इंपैक्ट आएगा। सर डेटर्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज विद हाउ मच रुपीज? 20,000। हम डेटर्स को ये नहीं बताएंगे कि भाई हम तुमसे कितना पैसा कमा रहे हैं। कस्टमर को कोई बताता है दुकानदार? सर बिल्कुल भी नहीं बताता, राइट। ये जरूर बोलते हैं कि आप तो घर के हैं, आपसे क्या करना है, आपसे तो बस 2 रुपए कमा रहे, राइट बेटा। तो 20,000 से डेटर्स का हो गया प्लस, लेकिन स्टॉक कितने से माइनस हुआ? 16,000। दुकान से 16,000 का स्टॉक चला गया। कोई बात नहीं, घबराना क्या, यही तो हमारा काम है। स्टॉक नहीं जाएगा बल्कि ज्यादा घबराएंगे हम कि स्टॉक बड़े खराब हो जाएगा। क्या लगता है बच्चों, प्रॉफिट हुआ? यस सर। कितने का प्रॉफिट हुआ? 4,000 का। 4,000 को कैपिटल में क्या कर देंगे? प्लस। चेक कर लीजिए दोनों साइड का आंसर क्या इक्वल आ रहा है। चेक कीजिए बच्चों, यस सर 100% इक्वल आ रहा है और ये बात जस्टिफाइड हो रही है। इज इट ओके? एक्चुअली कितना इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार पेपर में एग्जामिनर दे रहे हैं, मैं जब भी एग्जामिनर की बात कर रहा हूँ आप इसको मान के चलिए, मैं मैक्सिमम स्कूल के टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि ऐसा पॉइंट आता है बच्चा कहता है सर गड़बड़ है, हमें तो बहुत अजीब सा लगा, हमने नहीं किया। क्यों टेंशन ले रहे हैं? गुड्स जिसकी कॉस्ट 6,000 थी, यानी कि एक बात कंफर्म होगी कि स्टॉक का अकाउंट ओपन होगा ही होगा। सर प्रॉफिट, सर ये कभी ऐसे आता है कभी इस टाइप से आता है और सर हम परेशान हो जाते हैं। तो बच्चों ये फिक्सिंग है, मैच फिक्स होता है, जैसे ये फिक्स चीजें हैं। क्या क्या फिक्स चीजें मैं आपके साथ अच्छे से डिस्कस करता हूँ। देखिए, या तो आपको 33.33 दिखेगा या इसका डबल 66 2/3 दिखेगा, या फिर 16.667 भी दिखेगा। इसको आप बोलते हैं 1/6, इसको आप बोलते हैं 1/3, इसको आप बोलते हैं 2/3। आप चाहे से नोट डाउन कर लो जल्दी से। आपको कभी भी 28.8 नहीं दिखेगा, ये फिक्स है। ये मैच फिक्सिंग फिक्स है। आज तक के किसी भी स्कूल के पेपर के अंदर
आप कुछ पॉइंट्स में देगा तो ये तीन चीजें ही दिखेंगी। 16.667 सर 1/6 कैसे कह सकते हो? अरे बेटा ये परसेंटेज का सिंबल हटाइए, अपॉन में 100 लगाइए और फिर चेकआउट कीजिए, यहाँ पर 2/3 ही आएगा, 1/3 ही आएगा, 1/6 आएगा। इज इट क्लियर? अगर 25% दिख रहा है, 40% दिख रहा है, इसके लिए कोई इफेक्ट नहीं, तो नॉर्मल वैल्यू से आप कर सकते हैं। बट पॉइंट्स में अगर कुछ आता है तो वो इसी टाइप से आ सकता है, 66.667, 33.3333 एज वेल एज 66.667। तो इनके शॉर्टकट मैंने आपको बता दिए, तो प्लीज कभी भी कंफ्यूजन मत रखना। इज इट ओके? करें अब इस क्वेश्चन को बच्चों? आइए देखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 6000 का गुड्स और 1/3 बना 2000, बिकॉज 6000 का 33.33% बनता है 2000। ठीक है सर, प्रॉफिट है, इट्स गुड, कैपिटल में ऐड कर देंगे सर। कस्टमर था मिस्टर एच, हमने मिस्टर एच को कहा भाई पैसे दो, उसने कितना कैश दिया? 50%। इट मींस एक कॉलम तो क्रिएट हो रहा है कैश का, और जो उसने कैश नहीं दिया अभी, फॉर दैट वी विल ओपन डेटर्स, फॉर दैट वी विल ओपन डेटर्स अकाउंट। तो यानी कि स्टूडेंट्स कैसे इंपैक्ट होगा इसका जरा सोचिए। सर सबसे पहले इंपैक्ट कैश, फिर हम डेटर्स का बना सकते हैं चाहे तो, फिर हम स्टॉक का बना सकते हैं। यानी कि ये बात तो कंफर्म है कि असेट में तीन तीन कॉलम्स ओपन हो रहे हैं, कैश, डेटर्स, स्टॉक, और कैपिटल के अंदर कोई सब हेडिंग नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे पहले स्टॉक माइनस हो गया विद हाउ मच रुपीज? 6000 रुपीज, स्टॉक माइनस। प्रॉफिट कितना हुआ? सर प्रॉफिट हुआ 2000। अब दिमाग में इतना तो लाइए कि बिल कितने रुपीस का बना? बिल, सर बिल बना 8000 रुपीस का। ऑब्वियस सी बात है, बिल 8000 का बना, और कस्टमर या तो कभी पूरा कैश दे देता है या एक भी पैसा नहीं देता, बाद में देता है। इस क्वेश्चन में कॉम्बो है, कुछ कैश अभी दे रहा है और कुछ कैश अभी नहीं दे रहा, तो उसके लिए डेटर्स अकाउंट ओपन हो जाएगा। यानी कि कितना परसेंट कैश मिल रहा है? 50%। अब 8000 का 50% कितना हुआ? 4000। कैश प्लस हुआ 4 से, और डेटर्स भी प्लस हुआ 4 से। दोनों साइड का आंसर चेक कीजिए बच्चों, दोनों साइड का आंसर चेक कीजिए। 4000 प्लस 4000 माइनस 6000, असेट साइड का आंसर आया 2000, और लायबिलिटी साइड का भी आंसर कितना आ रहा है? 2000। डन? इज इट ओके? सो हमारा नेक्स्ट क्लास जो कंटिन्यू हमें करना है विद पॉइंट नंबर 15 एंड ऑल, तो वो और कुछ एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है जो हमें डिस्कस करना है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पुरानी फाइल जैसा नहीं है, फिर से बता दो, कल को आप सोचें कि सर पुराना फाइल हमें फिर से वही का वही करा रहे हैं। बिल्कुल नहीं बेटा, ये क्वेश्चन काफी जगह चेंजेस दिखेंगे आपको। इज इट ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इन फ्यू मिनट्स अगेन पार्ट 2। बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय।